Associate sponsor, Gorkha Anti-Theft Security, Sorki Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure. Agricultural partner, Shakti Vardhak Seed. Venue partner, Chaudhry Charan Singh Haryana Agricultural University. Print partner, Aaj Samaj. Digital partner, indianews.haryana.com. बात कर लेते हैं किस तरीके की कानून व्यवस्था प्रदेश में है, इस पर चर्चा हम करेंगे। इसमें एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बताएगा कि किस तरीके की स्थिति हिसार में इस वक्त कानून व्यवस्था की है, क्योंकि किसी भी प्रदेश की तरक्की में वहां का कानून और वहां की सुरक्षा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसे में यहाँ प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस पैनल में हमारे साथ उत्तम सिंह जी डीसी हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही लोकेंद्र सिंह जी एसपी हिसार के हमारे साथ जुड़ेंगे और डायरेक्टर गोरखा सिक्योरिटीज के सुनील वर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी देवेंद्र कौशिक। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मंच पर आइए। उत्तम सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी और सुनील वर्मा जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी। सुनील वर्मा जी आप मंच पर आइए और देवेंद्र मेरे सहयोगी इस सेशन को होस्ट करेंगे। इसमें हम बात यहाँ की कानून व्यवस्था की करेंगे, कितनी मजबूत कानून व्यवस्था है और क्या आंकड़ा इस वक्त क्राइम का यहाँ पर है, उस पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू देवेंद्र। शुक्रिया ममता। चूंकि जिक्र आज हम हिसार का कर रहे हैं और ऐसे में जब हिसार का जिक्र होगा तो यहाँ की कानून व्यवस्था किस तरह की है और प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से इसे आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी जो कोऑर्डिनेशन का काम है किस तरह डीसी साहब उत्तम सिंह जी संभाल रहे हैं। चूंकि सवाल कानून व्यवस्था से शुरू हुआ है तो पहले एसपी साहब हम साथ हैं हमारे लोकेंद्र जी। लोकेंद्र सर, किस तरह देख रहे हैं हिसार में कानून व्यवस्था किस तरह चल रही है फिलहाल? देखिए, हिसार में जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार देखते रहते हैं, कुछ एजिटेशंस हमारे यहाँ चलते रहते हैं, बट उनको पुलिस ने बखूबी हैंडल किया है और जितने भी हमारे आंदोलन हैं उनको सभी तरीके से हमने पीसफुली हैंडल करके उनको सॉर्ट आउट कराया है। और जो क्राइम सिचुएशन है वो भी हमारी लगातार कंट्रोल में रहती है। घटनाएं होती हैं पर उनका हम जल्दी उनका निवारण भी करते हैं और ओवरऑल मैं कहूँगा कि हिसार एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट की तरह और उसमें बढ़िया कानून व्यवस्था हमारी चल रही है। शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था चल रही है, लेकिन नशा बहुत बढ़ गया है सर हिसार में। अभी एक रिपोर्ट आई है कि 24 केस ऐसे आए हैं, मुकदमे दर्ज हुए हैं एक साल में, तो मानते हैं कुछ लगाम नहीं लग पाई है? देखिए, नशे का जो प्रकोप है उसकी समस्या हिसार जिले में है और लेकिन जो हमारी टीम्स हैं, हमारी एंटी नारकोटिक सेल है, वो लगातार ऐसे अपराधियों को पकड़ती है और पिछले साल की तुलना में भी हमने करीब 180 एफआईआर दर्ज करके 300 से ज़्यादा अपराधी हमने एनडीपीएस के पकड़े हैं, जिसमें हमारे 6 विदेशी नागरिक भी हैं जो नाइजीरियन जो सप्लाई करते हैं दिल्ली से। उसके अलावा हमारी जो कमर्शियल क्वांटिटी के कई हमने केसेस दिए हैं जो उड़ीसा से सप्लाई होती है, राजस्थान से होती है, एमपी से होती है, तो उनके अपराधियों को भी हमने पकड़ा है। और हमारे माननीय आईजी साहब के दिशा निर्देश में एक हमारी मुहिम भी चल रही है जागरूकता की, नशा मुक्ति अभियान की, तो उसमें हमारी जो टीम है वो गांव-गांव जाकर अपने प्रचार प्रसार करती है, लोगों को समझाती है। तो जो दोनों एंड से, एक जो अपराधी को पकड़ना है उस ओर से भी हम काम कर रहे हैं, दूसरा जागरूक भी कर रहे हैं। दूसरा जागरूकता की तरफ भी हमारा लगातार उसमें प्रयास जारी है। बिल्कुल डीसी साहब, माइक ले लीजिए। आपसे सवाल है, क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी जिले को चलाने की आपके हाथों में है, किस तरह देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन, किस तरह डिपार्टमेंट के बीच में कर रहे हैं आप? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का करना चाहूँगा कि आज यहाँ पे इनवाइट किया है। शुक्रिया। जैसे आपने कोऑर्डिनेशन की बात की है तो उसमें मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे नशा मुक्ति पे आपने पहला सवाल उठाया है, तो इसमें हमारी रेगुलरली डिस्कशंस होते हैं कि एक कैसी कौन सी क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे कि हम इस समस्या से समाधान पा लें। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास का ही जिला है, सिरसा है, वहाँ पे और भी ज़्यादा व्याप्त ये समस्या हो चुकी है। डेथ हो जाती हैं ओवरडोज की वजह से, घर में झगड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसके रिपरकशन सिर्फ इंडिविजुअल जो नशा कर रहा है उस पर नहीं रहते, समाज पे रहते हैं, परिवार पे रहते हैं। तो हमने टू स्टार्ट विद ये कहा कि जो चैन है, सप्लाई चैन है, सबसे पहले वो टूटे। जी, सप्लाई चैन एक बार अगर टूट जाती है तो सप्लाई की अभाव में वैसे ही आपके किसी के पास नशा नहीं पहुंच पाएगा। परंतु क्योंकि सप्लाई चैन 100% तोड़ना भी एक चैलेंजिंग टास्क रहता है, इसके लिए फिर हमने गांव-गांव में अभी टीम्स भी बनाई हैं।
जिसपे मॉनिटरिंग होती है और हमें पता चलता है, सूचना मिलती है कि कहाँ से नशा आ रहा है, कहाँ नशा जा रहा है। दूसरी चीज़ इसके अलावा पेरेंट्स से भी, इनसे भी हम आह्वान करते हैं, बच्चों से करते हैं कि कोई भी ऐसी लत जिसको पड़ जाती है नशे की, नशे का ये एडिक्शन होता है, इससे एक बार जाने के बाद बाहर नहीं निकला जाता है, तो हमें सूचित करें। बाकी इसके अलावा आपने जैसे पूछा कोऑर्डिनेशन का है, तो हमारे यहाँ जितने भी विभाग हैं उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, बेस्ट एफर्ट्स के साथ बेस्ट रिजल्ट हम डिलीवर करते हैं। लेकिन सर, जो आप बेस्ट स्कीम की जब बात करते हैं, जो नीतियां सरकार बनाती है, स्कीम जो बनाती है, वो जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। कई बार शिकायत किसानों की बात करें चाहे अन्य लोगों की, उसको लेकर किस तरह से देख रहे हैं? जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक चीज बताई देता हूँ। आप कह रहे हैं जमीन तक नहीं पहुंच पाती, कुछ समस्याएं रहती है, नो डाउट रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ जो भी बदलाव होता है अच्छे के लिए बदलाव होता है, और जब भी बदलाव होता है तो कुछ छोटी मोटी समस्या का सामना हमें करना ही पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी हरियाणा सरकार ने एक पैराडाइम शिफ्ट मतलब सर्विस डिलीवरी में जो किया है, वो किया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ परिवार पहचान पत्र। इसके लिए बाहर की सरकारें भी हरियाणा में आई हैं देखने के लिए कैसे किया है, लेकिन हम मानते हैं कि इसमें कुछ एक खामियां रही हैं और जिनको हम ठीक भी कर रहे हैं समय समय पे, ताकि सुविधाएं और जो सर्विस डिलीवरी है वो इतनी बेहतर हो पाए कि आज जो एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, आज जितनी समस्याओं का समाधान करना, समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं, वो फ्यूचर में ना करनी पड़े। उदाहरण के तौर पे एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, आप सब साथी लोग बैठे हैं। परिवार पहचान पत्र का एक ही बेनिफिट बताता हूँ। आज के टाइम पे मेरे पास अभी भी बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं, विधवाएं महिलाएं आती हैं कि हमारी पेंशन नहीं बन रही है, फॉर्म लेके इस दफ्तर से उस दफ्तर, वहां इधर उधर घूमते रहते हैं। परिवार पहचान पत्र में इतना डेटा बना लिया है कि 60 साल होते ही हमें पता चल जाएगा कि ये बुजुर्ग 60 साल के हो गए हैं, इनकी इनकम इतनी कम है कि इनको बुढ़ापा पेंशन मिलनी चाहिए। उनकी लिस्ट हमारे पास पहले ही आ जाएगी, घर जाके एक फॉर्म साइन करवाना कि पेंशन लेनी है कि नहीं लेनी है। इस पे सरकार अभी काम कर रही है। लेकिन सर, बीच में मैं आपको रोक रहा हूं। जो परिवार पहचान पत्र के आप फायदे तो बता रहे हैं, लेकिन संशोधन जो कराए गए, वो संशोधन इसलिए कराए गए क्योंकि गलत बनाए गए वो, और वो संशोधन भी आप ठीक ढंग से नहीं करवा पा रहे हैं। आपके ऑपरेटर नहीं पहुंचते हैं कैंप में, कई जगह इस तरह की भी शिकायतें रहती हैं, तो उसको लेकर आपने क्या कोई निगरानी की है? बिल्कुल, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं जो कि इस पूरी स्कीम को जिला स्तर पे देख रहे हैं, और अगेन हमने कैंप लगाया है संशोधन के लिए। तो हम मान के चल रहे हैं कुछ ना कुछ खामियां रही हैं, लोग आ रहे हैं। कैंप इसीलिए लगाए हैं कि एक जगह सबको पता चल जाए, आज ही हमें समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एसपी साहब, चूंकि महिलाओं की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको लेकर किस तरह से कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी कई स्तर की जो टीमें हैं वो लगातार काम करती हैं। महिलाओं की कंप्लेंट्स के लिए हमने महिला डेस्क बना रखी है हर थाने में। उसके अलावा हमारा महिला पुलिस थाना है, हमारी CAW सेल है, वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, वो भी बैठते हैं। और उसके अलावा हमारी दुर्गा शक्ति की जो टीम्स हैं वो लगातार जागरूकता के लिए और स्कूल कॉलेजों में जाकर उनको कानून के जो प्रावधान हैं, जो उनको पता होने चाहिए, जिसका वो उपयोग कर सकते हैं किसी समस्या आने पर, उसके बारे में भी बताते हैं। जो हमारा 1091 नंबर है वो भी हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। इसके साथ साथ चूँकि हमारी सारी चीज़ें अब डायल 112 पे शिफ्ट हो चुकी हैं, 1091 भी हमारा उसमें कनेक्टेड है। और तो लगातार हमारी जो गश्त है, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पर ज़्यादा संख्या में महिलाएं जाती हैं दोपहर को छुट्टी के वक्त, वहाँ पे पुलिस प्रेजेंस रहे, ताकि उनके साथ कोई ईव टीजिंग की या ऐसी कोई घटना ना होने पाए। और जो हमारे मुकदमे हैं उनका भी हम निपटारा, जो भी हमारे रजिस्टर होते हैं, त्वरित हम उन पे कार्रवाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करके, और तुरंत उसमें अरेस्ट करते हैं। आप जैसे जिक्र कर रहे हैं, दो पहलुओं पे आप काम कर रहे हैं। एक तरफ तो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिस तरह जो क्राइम घटे उसके लिए आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि जो 13 वर्षीय बच्ची की जो हत्या हुई, उसमें गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन लोगों को करना पड़े, वजह क्या है आखिर सर? देखिए, वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बता पाऊंगा, बट यही है कि जब भी कोई हत्या है या नहीं है जी, उसके लिए एक पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट के मुताबिक ही वो पुष्टि हो पाती है कि वाकई में उसमें जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या है। तो इसमें परिवारजन उनको मन में कुछ आशंकाएं हैं, कुछ अंदेशा है। वो पहली पोस्टमार्टम जो हमारी रिपोर्ट थी उससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्हीं की डिमांड पर फिर PGI रोहतक में दोबारा से पोस्टमार्टम कराया गया, और उसके बाद उसमें कई सारे एग्जिबिट्स लिए जाते हैं, कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं जो टेस्टिंग के लिए लैब में भेजे जाते हैं। वो सभी जमा हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत ही
ये स्थिति क्लियर होगी कि उसमें क्या चीज़ हुई है। फिर भी हमने परिवार की डिमांड पर, उनके अंदेशे पर, जो धारा 302 है मर्डर की, 376 है पॉक्सो एक्ट है, वो हमने उसमें ऐड कर दी है, जो भी इन्होंने नाम बताए थे, और उन सभी पहलुओं पर जांच जारी है। जांच कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। चूंकि हमारे साथ में गोरखा सिक्योरिटी से हैं सुनील वर्मा जी, आप एक जिक्र कर रहे थे मोबाइल ऐप का, कैसे रोक पाएंगे? आप तो इसका मतलब पुलिस की मदद कर पाएंगे फिर, अगर कोई मोबाइल चोरी होने से रोकेंगे तो? बिल्कुल सर, गोरखा एंटी थेफ्ट एक्ट ऐसा एप्लीकेशन है जो हर किसी के फोन के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि ये एंटी थेफ्ट के साथ, जैसे अभी बात चल रही थी कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए, तो वो फीचर भी हमने इसके अंदर दिया है। सबसे पहले जैसे सिक्योरिटी की बात आती है तो मैं बात करता हूं कि किस तरीके से मोबाइल की सिक्योरिटी करता है। इसको अगर आपने अपने फोन के अंदर इंस्टॉल किया है तो आपने जैसे ही अगर आपका फोन कहीं लॉस्ट हो जाता है तो आपको एक सिंपल टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है, लॉक और आपका कोड। ये कोड वो है जो जब आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करोगे तो आपको अपने आप अपना कोड बनाना है। जैसे ये रिसीव होगा आपके फोन के अंदर, फोन बजने लग जाएगा, ये फोन चोरी का है, ये फोन चोरी का है, और साथ में ही आपके फोन पे आपका अल्टरनेट नंबर आ जाएगा डिस्प्ले पे, उस पे कॉल करके जिसने भी फोन उठाया या कहीं आप भूल गए हैं वो पहुंचा सकता है। दूसरा, इसके अंदर आपका डाटा होता है, बैंकिंग डिटेल होती है, बहुत सारी पर्सनल चीजें भी फोन के अंदर होती है, तो ये सारी चीजें को देखते हुए वो किसी तरीके से भी फोन को यूज नहीं कर सकेगा। और इसके बाद जिस बंदे के पास भी आपका फोन है उसकी फोटो और लोकेशन जहां पर आपका फोन है वो आपके उसी फोन पे चला जाता है जिससे आपने मैसेज सेंड किया है। तो इस तरीके से आपका खोया हुआ फोन चुटकियों के अंदर आपको वापस मिल सकता है। जी बिल्कुल डीसी साहब, हर जिले की एक समस्या है तहसीलों की, तहसीलों में भ्रष्टाचार की। ये चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ हिसार में तो पटवारियों की भी बेहद कमी है। इसमें तहसील में जो भी समस्या रहती है, इससे संबंधित जो शिकायत मिलती है उस पर जांच भी होती है, और जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन हमें लेना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कई बार ट्रांसफ़र करना पड़ता होता है, कई बार और कुछ करना होता है, वो भी करते हैं। रिसेंटली आपको बता दूं कि हाँसी में भी ऐसी कोई शिकायत आई थी, तो वहाँ पे हमने एफआईआर भी करवाई है उस पर। तो जो भी कॉग्निजेंस में आता है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। पटवारियों की कमी को कैसे पूरा करेंगे सर? ये काफ़ी बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। आई थिंक 138 पटवारी हैं और टोटल सर्किल है वो 263 इतने सर्किल हैं। तो लाइक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आधा ही है। तो अगेन वही जो बेस्ट जो हम कर सकते हैं आउट ऑफ द गिवन रिसोर्सेज, तो उसी हिसाब से हमारा डिप्लॉयमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं कि किसी भी लोगों को इस चीज़ से परेशानी ना हो कि स्टाफ की कमी है। बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। एसपी साहब, लोकेंद्र जी, एक सवाल है आपसे 112 को लेकर, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है सर? जनता जागरूक है, कॉल आती है उस पर क्या? देखिए, 112 की हमारी 24 गाड़ियां हैं जो सुचारू रूप से काम कर रही है और जनता का अच्छा रिस्पांस है। मैं ये कहूँगा जनता इस बारे में जागरूक है, उनको पता है, वो कॉल करते हैं। जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो भी ऑलमोस्ट हमारा अंडर 10 मिनट्स है। तो हमारी जो डायल 112 की गाड़ी है वो समय पर पहुंचती है, और फिर जो उसमें आगामी कार्रवाई है वो उसमें हम लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा बहुत ही अच्छी सरकार की मुहिम है। और जो पहले एक पुलिस से शिकायत रहती थी कि हमने कॉल किया कंट्रोल रूम में या हमने एसएचओ को कॉल किया और कोई पुलिस नहीं पहुंची है, तो वो समस्या इससे काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और उसके पहुँचने से कोई घटना उसकी अगर वो सीरियसनेस बढ़ रही है तो वो वहीं पर रुक जाती है, और फिर उसमें पुलिस प्रेजेंस की वजह से आगामी जो उसमें स्थिति को संभालने में काफ़ी मदद रहती है। ये बात तो सही है सर कि पुलिस को दोधारी तलवार पे चलना होता है, लेकिन शिकायतें इस बात को लेकर हैं कि थानों में मुकदमे दर्ज नहीं होते, उनके लिए भी प्रदर्शन करने पड़ते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई प्रदर्शन हो। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। जो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें गाइडलाइन के मुताबिक हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं, जो सिविल नेचर के होते हैं या अन्य प्रकार के होते हैं, उन्हीं में एक हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसमें इंक्वायरी होती है। उसके बाद मेरे अप्रूवल के बाद उसमें आगे उसमें एफआईआर दर्ज होती है। बाकी सभी केसेस में हमारी एफआईआर तुरंत दर्ज होती है। कुछ केसेस में जिसमें एक आध दिन का डिले होता है उसमें मैं और सीनियर लेवल पे संज्ञान लिया जाता है, और उसमें एसएचओ के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई भी करते हैं अगर कोई उसमें डिले करता है तो। बिल्कुल, देखिए इसी बीच में हमारे बीच में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए।
और चूंकि हम जिक्र हिसार का कर रहे हैं और हिसार की उस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं जहां उनसे भी संवाद होगा कि किसानी के क्षेत्र इसको हिसार को कहा जाता है, तो किस तरह की यहाँ समस्याएं हैं उनको लेकर भी। लेकिन डीसी साहब, किसानों पर ही आ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं ज्यादा हैं कि सिंचाई विभाग की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन कहीं दिखता नहीं है। आपने किसानों की बात की है तो मैं शुरुआत करूंगा धन्यवाद करने से। इस बार हिसार जिले में पराली प्रबंधन पे जो किसानों का सहयोग रहा है, उसकी बदौलत हिसार जिले में 53% इंसिडेंसेस फायर बर्निंग के कम हुए हैं। तो सभी मैं आपके मन से कहना चाहूँगा पूरे ज़िले के किसानों को कि आपने इतना अच्छा सहयोग दिया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे भी वही सहयोग मिलेगा। जहाँ तक कि आपने जल की समस्या की बात की, बिल्कुल समस्या है और ये समस्या रीजनल भी है। आप देखेंगे आदमपुर साइड में, इस साइड में जाएंगे वहाँ पानी की कमी रहती है और हमारे यहाँ पे बरवाला और इस साइड में थोड़ा सा रहता है पानी वाटर लॉगिंग का, तो वी विल वर्किंग ऑन दैट आल्सो। लेकिन साथ में सर धानियों की तरफ ध्यान है आपका क्या? वहाँ बिजली नहीं पहुँचती है, उनकी शिकायत ये है वो बिजली नहीं है, तो आगे किसानी खेती कैसे करें वो? नहीं, बिल्कुल ध्यान है और इस पे सरकार का जो ढाणियों में बिजली को पहुंचाने का जो है लाइन पहुंचाने का, वो भी पहले से भी चल रहा था और अभी भी जो भी आता है बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। कई बार क्या होता है एक परिवार बहुत दूर जाके बस गया तो उसके लिए भी प्रायोरिटी पे काम करते हैं। बिजली, जल और ये तो हर घर पहुंचना बिल्कुल ही सुनिश्चित। सुरक्षा को लेकर जिक्र कर रहे हैं सुनील वर्मा जी, क्योंकि मोबाइल को तो बचाने का आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्या और भी प्लान है? क्योंकि एसपी साहब भी यहीं बैठे हैं, गाड़ियों की चोरी भी ज्यादा बढ़ गई है अब। बिल्कुल सर, मोबाइल फोन के साथ जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी के लिए, लड़कियों की सेफ्टी के लिए हमारे ऐप के अंदर एक वुमेन सेफ्टी के नाम से एक ऐप फीचर है। उस फीचर को अगर आप ऑन रखते हैं तो किसी भी तरीके के डेंजर्स में, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो आता है, तो उसको सिंपल क्या करना है, एक वॉल्यूम वाला बटन है उसको प्रेस करके रखना है, तो जहां पर भी हो वहां की लोकेशन और फोटो आपके अल्टरनेट नंबर पे चल जाती है। इस तरीके से भी लेडीज या कोई लड़की है वो किसी डेंजर में है तो अपने आप को सेव कर सकती है। एसपी साहब, चूंकि आप लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, फरीदाबाद में भी हमने देखा है कि बड़े बड़े क्रिमिनलों को आपने पकड़ा है, लेकिन जब सर्दियां शुरू होती हैं तो छोटी मोटी चोरियां जरूर बढ़ जाती हैं। ऐसे में किस तरह से व्यवस्था बना रहे हैं गश्त की, क्योंकि इस तरह के मामले सामने ना आए? हाँ, जैसे कि आपने बताया कि सर्दियों में जो हमारी चोरी की घटनाएं हैं उसमें सीजनली आमतौर पर इजाफा जो है वो होता है। तो उसके लिए हमने जो हमारा पेट्रोलिंग प्लान है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं ताकि प्रभावी तौर पर हम जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस कम होती है, नहीं हो पाती है, उनको भी हम कवर कर सकें। और बीच बीच में सभी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो ड्यूटियाँ हैं हमारी एटीएम पर हैं, चाहे जो हमारे पेट्रोल पंप्स को चेक करना है, जो हमारी गार्ड्स को चेक करना है और जो एरिया में गश्त करनी है, उन सभी को हमारे जीओस जो हैं वो चेक कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि उस पर हम कंट्रोल करेंगे। डीसी साहब, एक मामला है हिसार का, मिल गेट रोड का। नगर निगम कहता है कि हमने अपने हिस्से की बना दी, वहां तक तो स्वर्ग सा दिखाई देता है, कहते हैं कि सौंदर्यकरण भी हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अगला पैर रखेंगे तो पीडब्ल्यूडी की रोड है वो बन नहीं रही है, लोग परेशान हैं। कभी कोऑर्डिनेशन की कोशिश की है आपने कि इसको भी बनवा दिया जाए? एक थोड़ा सा डिले होने की वजह मोटा मोटा हमारा जिला पिछले 2.5 महीने से 3 महीने के अप्रॉक्सीमेटली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में रहा है, तो जिसकी वजह से कोई हम नया काम स्टार्ट नहीं करा पाए हैं। इस बारे में हमारी चर्चा हुई और जल्दी से जल्दी सड़क का निर्माण स्टार्ट करें। जल्दी, चलो उम्मीद है हिसार की जनता को शायद जल्दी वो सड़क का निर्माण हो जाए। लोकेंद्र जी, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के अगर जिक्र करते हैं तो नशे को लेकर मैंने भी कई गाँव में देखा है यहाँ हिसार में कि जो नकली शराब होती है उसकी बिक्री ज़्यादा होती है, उसको कभी रोकने की कोशिश या कोई मामले इस तरह के आ रहे हैं अभी क्या? देखिए, हिसार में जो नकली शराब के मामले काफ़ी कम है, अवैध रूप से शराब के मामले आते हैं, उन पे लगातार कार्रवाई होती है। और जो नशे की बात है, जैसा कि डीसी साहब ने भी बताया था कि हमारा हरियाणा जो स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसकी तरफ से हमारे हर गांव में अब टीम्स गठित की जा रही हैं, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो, ताकि गांव से हमें पता चल सके कि कौन कौन व्यक्ति है जो इसकी चपेट में आ चुका है, कौन कौन जो सस्पेक्ट है, जो कि सप्लायर है, जो गांव में कोई भी नशा इत्यादि लाकर बेचता है। तो वो इन्फॉर्मेशन का फ्लो अब आगे जो ये टीम्स बनेंगी उससे बढ़ जाएगा। और उसमें हमारी जो नारकोटिक सेल है, जो SHOs हैं, उनके पास भी एक इंफॉर्मेशन
पूरा पूल बनेगा जिसपे हम प्रभावी कार्रवाई हम कर पाएंगे। एक सवाल आपसे है, क्राइम का ग्राफ जो बढ़ रहा है उसके पीछे अमूमन देखा जाता है कि जब मामले दर्ज होते हैं, जिस संख्या में मामले दर्ज होते हैं, क्या लगता है ये क्राइम का ग्राफ बढ़ा है या पुलिस की जागरूकता बढ़ी है या आपके आदेश ऐसे हैं कि हर मामले में आपको एफआईआर दर्ज करनी है? जब एफआईआर दर्ज होंगी ज़्यादा से ज़्यादा तो लगेगा कि शायद ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, मेरा मानना तो यही है कि लोगों में भी जागरूकता बढ़ी है, तो लोगों का भी एक मैं धन्यवाद करूंगा कि लोग आगे आके अपनी जो भी पीड़ा है उसको और उसमें एफआईआर बनती है वो दर्ज कराते हैं। और साथ ही साथ हमारी तरफ से भी सख्त आदेश है जो हमारे डाउन द रैंक्स कि जो भी मामला आता है जिसमें संज्ञेय अपराध बनता है उसको तुरंत दर्ज किया जाए। इस वजह से काफ़ी मामलों में इजाफे हुए हैं। और फॉर रिकॉर्ड भी मैं बता सकता हूँ कि हम छोटे छोटे जो चोरी के मामले हैं उनको भी हम दर्ज करते हैं। मतलब ढक्कन चोरी से लेकर नल चोरी का, तार चोरी, जो मतलब जनरली पहले शिकायत रहती थी कि पुलिस दर्ज नहीं करती है या उसमें झिझकती है, वो सारे मामले हमारे दर्ज किए जा रहे हैं। उससे एक फ़ायदा ये रहता है कि हमारे एक रिकॉर्ड में आती है वो चीज़ कि इतने मामले हुए हैं, और जब कभी क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो कई मामले हमारे वो एक साथ उसमें सॉल्व हो जाते हैं। पुलिस के व्यवहार को लेकर बड़ी शिकायतें रहती है आम जनता की कि जो सड़क पर खड़े हैं पुलिसकर्मी, वो उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। उस तरफ कोई कदम बढ़ा रहे हैं कि व्यवहार उनका अच्छा हो, लोगों के साथ मिलकर वो काम करें? और देखिए, पुलिस व्यवहार के लिए हम समय समय पर जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको सचेत करते रहते हैं। उनकी बीच बीच में जीओस द्वारा, हमारे एसएचओस द्वारा सबकी ब्रीफिंग भी होती है, और जब भी कोई शिकायत आती है तो उस पर सख्त एक्शन भी लिया जाता है, ताकि जो जनता के साथ मधुर व्यवहार रखें और जो अपनी ड्यूटी है वो ईमानदारी से निभाएं। ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करें। लेकिन परिवार पहचान पत्र पर आता हूँ डीसी साहब, चूँकि अभी कैंप आपने ऑर्गेनाइज किए हैं, काफ़ी कमियों को सुधार भी दिया गया होगा, लेकिन जो फायदे आप गिना रहे थे तो फायदे के साथ में नुकसान भी बुजुर्गों को हुआ है। आप बुजुर्गों का ही जिक्र कर रहे थे पेंशन बनवाने का, लेकिन बनने से ज़्यादा कटती हुई दिखाई दे रही हैं आपके ज़िले में, उसका कोई समाधान कर पाए क्या? फिर से मैं और बुजुर्ग भटक रहे हैं सर। बिल्कुल, एक अलग से हमने सेल बना रखा है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को नोडल ऑफिसर लगा रखे हैं। वो इससे संबंधित जो भी ग्रीवांस आती हैं, एक अलग से पोर्टल भी बना हुआ है। लेकिन फिर भी वही बात है कि कई बार बुजुर्ग भी आ जाते हैं कि समस्या का तुरंत समाधान नहीं होता, तो आ जाते हैं दफ्तर में, समाधान करवाते हैं। तो आपको मैं फिर से कहता हूँ, जो फिलॉसफी है इस स्कीम की और इसको जो हमारा जो प्रोजेक्ट है सरकार का, इसकी फिलॉसफी यही है कि स्कीम आपके घर पे जाए, ना कि आपको आना पड़े। मैंने आपको उदाहरण भी बताए थे, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। उस पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जिक्र आ रहा है कि आप काम कर रहे हैं, आप दावा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर लोगों की लंबी लाइन क्यों लग रही है सर? बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। तो इतना आपको मैं नंबर बताता हूँ। हमारे यहाँ पे हिसार जिले में हमने अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख परिवारों के पहचान पत्र बनवाए हैं। हमारी 4,90,000 के आसपास फैमिलीज हैं टोटल हिसार में, और 18 लाख समथिंग जो मेंबर्स हैं वो एनरोल्ड हैं। तो 18 लाख बड़ा क्वांटम होता है, और ये सब लोगों का बना, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ एक चीज़ों में कमियां रहेंगी, वो रह जाती हैं। कभी एंट्री करवाई आपने, सीएससी सेंटर पे गए, आपने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, उसके सुनने में गलती रहेगी, वो गलती से वहाँ एंट्री गलत हो गई, उसको ठीक करवाने के लिए फिर आना पड़ता है। तो आप क्वांटम देखिए, क्वांटम बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू दैट। जो ग्रीवांसेस हैं मेरे हिसाब से तो इतनी ज़्यादा नहीं है जितना इतना परफेक्टली काम हुआ है। बिल्कुल, वैसे तो सवाल जेबी दलाल से भी पूछा जाएगा, उनसे भी, क्योंकि मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, किसानों को लेकर। लेकिन हिसार की अगर बात करें तो जो कपास की खेती है, कई किसानों की कपास की खेती में नुकसान हुआ, कीड़े भी लग गए उसमें, उसको लेकर उनकी मांग थी कि उन्हें मुआवजा मिले। आपके स्तर पर कोई प्रयास हुए? चूंकि लगातार किसानों को उसका नुकसान उठाना पड़ा, कीमत नहीं मिली उन्हें पूरी। एक ये पहले 2020 खरीफ में इसमें जिसमें नुकसान हुआ था कपास का, उसका कंपनसेशन भी सरकार की तरफ से आ भी गया है और बढ़ रहा है। दूसरा, अभी हरियाणा सरकार ने क्षति पूर्ति पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पे ये है कि किसान को खुद को बताना है कि मेरी ये फसल थी और इसमें ये नुकसान हो गया है। तो वहाँ पे जाके हमारे जो पटवारी हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, वो वेरीफाई करेंगे, और उसके वेरिफिकेशन के बाद आपको मुआवजा अपने आप आ जाएगा। जो पुराना सिस्टम था, आपको वहाँ ऑफिस में जाना पड़ेगा, किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, वहाँ कहना पड़ेगा मेरा ये, उसको हम हटा रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल लोकेंद्र जी, सवाल आपसे है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप जिक्र कर रहे थे जागरूक करने का। कई जिलों में ऐसी स्कीमें चलाई जाती हैं या इस तरह के बना दिए गए हैं सिस्टम को कि आप स्कूलों में जाएंगे, बच्चों के साथ में रूबरू हों, उन्हें जागरूक करें, चाहे छोटे छोटे बच्चों को लेकर खास तौर से। ऐसा कोई प्रोग्राम आपकी तरफ से भी शुरू किया गया है जिले में?
ऑलरेडी हमारा ये प्रोग्राम, जैसा कि मैंने बताया, हमारी जो दुर्गा शक्ति की टीम्स हैं वो गश्त भी करती हैं और जो कॉलेजेस और स्कूल में जाकर उनका डेली का एक प्रोग्राम रहता है, और जब भी उनकी ड्यूटी से वो फ्री होते हैं, जो रूटीन जो अलग से ड्यूटी उनकी लगी हुई है, वो जाके जागरूकता का काम करते हैं समय समय पर। और जो हमारी ट्रैफिक की जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी रोड सेफ्टी का जब भी हमारे यहाँ जाते हैं वो जागरूकता अभियान में, तो उसके साथ साथ वो महिला विरुद्ध अपराध का भी और साइबर अपराध का भी, उन सभी के बारे में जागरूकता वो करते हैं। लेकिन सर, शिकायत वाहन कर्मियों की ये रहती है कि जब हिसार जिले में जाम लगता है, जाम से पहले पुलिस नहीं होती चौराहों पे खड़ी, जब जाम लग जाता है उसके बाद में पुलिस पहुंचती है और फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। देखिए, जाम के लिए कुछ हमारी समस्याएं इंफ्रास्ट्रक्चरल हैं, कुछ हमारी मैन पावर की समस्याएं हैं, जो हमारी एक लिमिटेड मैन पावर में हम सारी चीज़ें हैंडल करनी होती हैं। तो हमने ट्रैफिक में समुचित जितना हमने प्रयास करके और वहाँ पे हमने जो हमारी मैन पावर है वहाँ पे डिप्लॉय कर रखी है। कुछ जगह पर जो अवैध कट्स थे उनको भी बंद किया है। जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स थी जो काफ़ी समय से ख़राब पड़ी थी हिसार में, उनको भी ठीक कराया है। कुछ वहाँ पर जो हमारे कैमरेज थे कई जो हमारी मार्केट्स में, वो भी हमने ठीक कराए हैं। और जो हमारी अभी माननीय जी हैं, हमारे कमल गुप्ता जी के निर्देश में एक पार्किंग की मार्किंग स्कीम भी हमारे यहाँ चल रही है। तो उसमें यही प्रयास किया जा रहा है जो अवैध रूप से और जो सड़क को घेर कर जो वाहन खड़े कर देते हैं उनको पार्किंग एरिया में खड़ा कराया जाए। और उसके लिए पीछे हमने दिवाली के टाइम पर हमने क्रेन लेकर उनको हटाया भी था, उनके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया था। तो ये एक लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसमें कभी समस्याएं आती हैं पर हम उनको दुरुस्त करते रहते हैं। लेकिन जो मेजर इशू इंफ्रास्ट्रक्चर का है, गाड़ियों की संख्या है वो काफ़ी है, जो रोड की विड्थ है वो लिमिटेड है। तो उसमें हमें थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है, जो कि हमारे जो सिविल विभाग हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, तमाम डिपार्टमेंट जितने भी हैं प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से उनका कोऑर्डिनेशन करके आगे स्कीम जो सरकार की हैं उनको पहुंचाया जा रहा है, ऐसा दावा डीसी उत्तम कुमार जी कर रहे हैं। इसके साथ साथ में कानून व्यवस्था की अगर बात करें, क्योंकि जिक्र कानून व्यवस्था को जब आया तो चाहे आप पुलिस के व्यवहार की बात करें, चाहे मुकदमों की बात करें, हर तरफ कोशिश यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए और इसका हिसार के लोगों को फायदा मिले। बेहद शुक्रिया आप लोगों का, डीसी साहब आपका भी और एसपी साहब आपका भी और सुनील वर्मा जी आपका भी। Associate sponsor Gorkha Anti-Theft Security, Sorki Industries, Solution for Rural and Urban Infrastructure, Agricultural Partner Shakti Vardhak Seed, Venue Partner Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Print Partner Aaj Samaj, Digital Partner India News Haryana